कि आखिर कुछ तो मजबूरी रही होंगी साहब, कोई यूं ही बेवफा नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, ये लाइन है मारवी हेडमा की, एकदम फिट बैठती है। मारवी हेडमा नक्सली क्यों बना, कैसे बना, नक्सली रहते हुए हेडमा ने क्या किया, क्यों किया, कैसे किया, इन सब बातों पर, इन सब सवाल पर गहराई से सोचने की, समझने की और विचार करने की आवश्यकता है। उससे भी बढ़कर एक और सवाल है कि जो लोग हेडमा के जीते जी उससे नफरत करते थे, हेडमा की मौत के बाद उन लोगों के दिलों में हेडमा के प्रति सहानुभूति क्यों जागी? क्या हम हेडमा की जिंदगी और उसकी मौत से कुछ सीख सकते हैं? क्या हम बेहतर होने की दिशा में कोई ऐसा कदम, कोई ऐसा प्रयास कर सकते हैं ताकि इस देश का दूसरा युवा, इस देश का दूसरा लड़का हेडमा के रास्ते पर ना चला जाए, हेडमा ना बन जाए? साथियों, आज का वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक, अंत तक जरूर देखिए। साथियों, आपको मेरे पीछे स्क्रीन पर जो खूबसूरत नज़ारा दिखाई दे रहा है, खूबसूरत हरियाली दिखाई दे रही है, यह छत्तीसगढ़ के बस्तर का इलाका है। इसकी खूबसूरती 1970 के दशक में भी बिल्कुल ऐसी ही थी जैसी आज है। भले ही हम उस समय पैदा नहीं हुए थे, लेकिन ये नदियाँ, ये झरने, ये पहाड़, ये जंगल, ये पेड़ पौधे, ये आसमान अपनी खामोशी में हमें आज भी बताते हैं कि हम तब भी वैसे थे जैसे आज। साथियों, आज मैं आपके साथ उन बातों पर चर्चा करने वाला हूं जो आदिवासी संस्कृति को, समाज को, सभ्यता को और आदिवासी इतिहास को सैकड़ों सालों से समेटे हुए। साथियों, आज से कई साल पहले आदिवासी स्त्रियों को स्तन ढकने की अनुमति नहीं थी। आदिवासी स्त्रियां लंगोट पहनती थी और छोटा सा टॉवेल लपेटकर रहा करती थी, और आदिवासी पुरुष भी बंडी और लंगोट ही धारण करते थे। लेकिन साथियों, आदिवासी समाज को अपने चल जंगल जमीन से, अपनी प्रकृति से, अपनी संस्कृति से बेइंतहा मोहब्बत होती है। वे पेड़ पौधों को, जंगलों को, नदियों को, पहाड़ों को प्रेम करते हैं और प्रकृति को ही अपनी माँ समझते हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं और प्रकृति को ही अपना धर्म समझते हैं। लेकिन साथियों, बात 1967 की है, जब पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी गांव से नक्सलवार एक आंदोलन के रूप में प्रारंभ हुआ, जिसका नेतृत्व चानू मजुमदार और कानू सान्याल ने किया था। साथियों, इस आंदोलन का उद्देश्य आदिवासियों को, दलित वर्गों को, कमजोर वर्गों को, शोषित वर्गों को शोषण से मुक्त कराकर उनको अपने हक और उनको अपने अधिकार दिलाना था। ये सोच, ये विचार साहूकारों और जमींदारों के खिलाफ थी। ये एक आंदोलन था, एक क्रांति थी। और साथियों, धीरे धीरे ये नक्सलवाद अविभाजित मध्य प्रदेश के बस्तर पहुंचते हैं। बस्तर के बाद ये मारवी हेडमा के गांव पूर्वती पहुंचते हैं। पूर्वती पहुंचकर ये लोगों के साथ गीतों के माध्यम से बात करते थे। लोगों को ये कहा करते थे कि साहूकार, ये सरकार, ये जमींदार आज नहीं तो कल हमारी ज़मीनें छीन लेंगे, हमारे पेड़ पौधों को, हमारे जंगलों को नष्ट कर देंगे, इसलिए हमें एकजुट रहना होगा। ये गीत बड़े सुहाने, बड़े लुभावने जरूर होते थे, लेकिन इन गीतों में एक क्रांति होती थी, एक आंदोलन होता था, एक आक्रोश होता था। और साथियों, बस्तर की मासूमियत ने इन गीतों को, इन बातों को तत्काल स्वीकार कर लिया। लोग माओवादी के साथ जुड़ते चले गए, लोग नक्सलवादी बनते चले गए। लेकिन साथियों, उस समय के नक्सलवाद किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते थे। उनका मकसद लोगों को एकजुट करना था। उनका मकसद जल जंगल जमीन के लिए आवाज़ उठाना था। उनका मकसद अत्याचार के खिलाफ खड़ा होना था। और साथियों, इसी सोच ने, इसी विचार ने, इन्हीं गीतों ने, इन्हीं बातों ने, इसी जोश ने मारवी हेडमा को खुलकर माओवादी और नक्सलवादी बना दिया। साथियों, अब जंगल उसका घर बन गया, हथियार उसका साथी बन गया और संघर्ष उसकी पहचान बन गई। मारवी हेडमा को जंगल की पूरी जानकारी होती थी, जंगल का वो जानकार था। उनको लोगों के साथ बात करने की, लोगों के साथ सीधा जुड़ने की क्षमता थी। इसलिए संगठन ने उनको बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां देना शुरू कर दिया, बड़े बड़े दायित्व, बड़े बड़े पद देना शुरू कर दिया। और अब मारवी हेडमा अभियानों की रणनीति बनाने लगे, योजना बनाने लगे, सुरक्षा बलों पर हमला करने लगे, गांव के युवा युवतियों को अपने संगठन में जोड़ने लगे। और देखते ही देखते जो लड़का बस्तर की मिट्टी से खेलता था, वो लड़का हथियारों के साथ खेलने लगा। अब लोगों को मारने लगा, कूटने लगा, पीटने लगा, लूटने लगा और लोगों को डराने लगा, धमकाने लगा। और देखते ही देखते मारवी हेडमा लोगों की नज़र में, मीडिया की नज़र में और सरकार की नज़र में एक बहुत बड़ा माओवादी और बहुत बड़ा नक्सलवादी बन गया। सरकार ने उस पर 1 करोड़ रुपए का इनाम भी घोषित किया था। और 18 नवंबर को पूरे देश को ये खबर मिल जाती है कि मारवी हेडमा एक मुठभेड़ में ढेर हो गया है, उनका अंत हो गया है, उनकी मौत हो गई है। लेकिन साथियों, ये हुआ कहानी का एक भाग। अब कहानी का दूसरा चेहरा देखना, दूसरा भाग भी देखना बहुत ज़रूरी है। साथियों, हाँ, हेडमा ने हथियार उठा लिए थे। हाँ, हेडमा ने हिंसा का रास्ता अपना लिया था। हाँ, हेडमा ने गलत रास्ता अपना लिया था। हाँ, हेडमा ने लोगों को मारा, कूटा, लूटा, पीटा, उनको डराया, धमकाया, सुरक्षा बलों पर हमला किया, उनको भी मारा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो लोग हेडमा के जीते जी उससे नफरत करते थे, हेडमा की मौत के बाद उन लोगों के दिलों में हेडमा के प्रति सहानुभूति क्यों जागी? साथियों, वहाँ के लोगों का मानना है, बस्तर के लोगों का कहना है कि हाँ, हेडमा ने गलत रास्ता अपना लिया था। हाँ, हेडमा ने हथियार उठा लिए थे। हेडमा का रास्ता गलत था, हिंसा का था।
लेकिन उसकी सोच, उसके विचार, उसकी लड़ाई, उसकी पीड़ा, उसका दर्द सही था, क्योंकि हेडमा जल जंगल जमीन की बात करता था। हेडमा आदिवासी समाज की संस्कृति, सभ्यता और आदिवासियों के अस्तित्व को बचाने की बात करते थे। साथियों, हेडमा की मौत ने पूरे देश को ये सोचने पर, यह विचार करने पर मजबूर कर दिया कि अगर उसके गांव में स्कूल होती, अगर उसके गांव में अस्पताल होता, सड़कें होती, उसको शिक्षा मिलती, अवसर मिलता, तो क्या हेडमा नक्सली बनता? शायद नहीं बनता। और आज हेडमा हमारे बीच में, हमारे साथ जिंदा भी होता। इसलिए कुछ लोग उसके दर्द को याद करते हैं और कुछ लोग उसकी हिंसा को याद करते हैं। साथियों, अब बात करते हैं आखिरी और सबसे ज़रूरी, क्या हम हेडमा की ज़िंदगी और उसकी मौत से कुछ सीख सकते हैं? क्या हम बेहतर होने की दिशा में एक कदम, एक बढ़िया प्रयास उठा सकते हैं, ताकि इस देश का दूसरा कोई नौजवान, इस देश का दूसरा कोई लड़का हेडमा के रास्ते पर ना चले, हेडमा बनने की मजबूरी ना पड़े और हेडमा ना बन जाए? साथियों, आज देश को आज़ादी के 75 साल से भी ऊपर समय हो चुका है। देश ने आज़ादी का 75वां वर्ष अमृत महोत्सव के रूप में मना भी लिया है, लेकिन आज भी गाँव में आदिवासी समाज अपनी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। आज भी कई ऐसे गांव हैं जहां स्कूल नहीं है, अस्पताल नहीं है, सड़कें नहीं है, बिजली, पानी और रोजगार कुछ भी नहीं है। गांव की महिलाएं कई किलोमीटर पैदल चलकर पानी भर के लाती हैं। और साथियों, हम शहरों में रहकर, कमरों में बैठकर ये सवाल करते हैं कि ये लोग सरकार से नाराज क्यों हैं, ये लोग जंगलों में क्यों चले जाते हैं, ये लोग विद्रोह क्यों कर देते हैं। साथियों, जब इंसान को उसके जीने की चीज़ भी ना मिले, इंसान को जिंदा रहने की उसकी बुनियादी चीज़ भी न मिले, तो इंसान के दिमाग में, उसके मस्तिष्क में और उसके दिल में एक सवाल खड़ा होता है, और उस सवाल का जवाब कई सालों तक नहीं मिलता है, तो वही सवाल गुस्सा बन जाता है। और यही गुस्सा कभी नारा बन जाता है, कभी आंदोलन बन जाता है, कभी बंदूक बन जाता है और कभी हेडमा बन जाता है। और आज हम शहरों में बैठकर, ऐसी कमरों में बैठकर बस्तर, दंतेवाड़ा और सुकमा की बात करते हैं, ग्वालियर, चंबल और भिंड की बात करते हैं, झाबुआ, अलीराजपुर और आदिवासी समाज की बात करते हैं। लेकिन क्या हमने कभी उनकी दिक्कतों को, उनकी परेशानियों को, उनकी मजबूरियों पर चर्चा करी है? नहीं करी है। साथियों, यही दूरी, यही खाई, यही खामोशी, यही बेरुखी हेडमा जैसी कहानियां पैदा कर दी है। कोई पैदा होकर नक्सली नहीं बनता है, कोई पैदा होकर बंदूक चलाना नहीं सीख लेता है, बल्कि अन्याय, हालात और मजबूरियां उसे ये सब करने पर मजबूर कर देती है। साथियों, अगर हम सच में इस देश को हेडमा जैसे रास्तों से बचाना चाहते हैं, तो सिर्फ इनकाउंटर नहीं, न्याय चाहिए। सिर्फ फोर्स नहीं, भरोसा चाहिए। सिर्फ भाषण नहीं, जमीन पर हकीकत में काम चाहिए। साथियों, आदिवासियों को मुख्य धारा में लाने की जरूरत नहीं है, आदिवासियों की मुख्य धारा को ही समझने की जरूरत है। आदिवासियों को बदलने की जरूरत नहीं है, आदिवासियों की मुख्य धारा को समझकर उनके साथ चलने की जरूरत है। और साथियों, आज भी सरकार क्या कर रही है? आज भी सरकार उनकी बुनियादी चीज़ों को, उनकी ज़रूरत की चीज़ों को गाँव तक नहीं पहुंचा पा रही है। उनको बिजली, पानी, सुरक्षा उपलब्ध नहीं करवा रही है, उनको अस्पताल, शिक्षा और रोजगार नहीं उपलब्ध करवा रही है, और उसके बदले उनकी ज़मीनों को विकास के नाम पर हड़पा जा रहा है, उनसे छीना जा रहा है। आदिवासियों को अपनी ही ज़मीन से भगाया जा रहा है, उनको वहाँ से विस्थापित किया जा रहा है, और सरकार उनकी ही ज़मीन को, आदिवासियों की ही ज़मीन को बड़े बड़े उद्योगपतियों को, बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियों को बेच दे रही है, उनके जल जंगल ज़मीन को नष्ट कर रही है और उनकी ही ज़मीनों को छीनने का प्रयास कर रही है। अगर आदिवासी समाज को, आदिवासी संस्कृति को, इन जल जंगल ज़मीनों को, पेड़ पौधों को समाप्त करने की सोचोगे, तो कल फिर कोई लड़का जंगल की ओर चला जाएगा और कल कोई और नया हेडमा बन जाएगा। क्या हम वही गलती फिर से दोहराना चाहते हैं, या फिर हम अतीत से सीख लेकर हम ये तय करना चाहते हैं कि अब कोई लड़का बंदूक नहीं उठाएगा, अब कोई लड़का हिंसा नहीं करेगा, अब कोई लड़का नक्सली नहीं बनेगा, बल्कि हर किसी को शिक्षा मिलेगी, रोजगार मिलेगा, अवसर मिलेगा, और हर एक लड़का डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, वकील बनेगा, शिक्षक बनेगा, इस देश का अच्छा नेता बनेगा, और सबसे ज़रूरी बात, इस देश का एक अच्छा नागरिक बनेगा। और यही सोच इस देश को आगे ले जाएगी। साथियों, यहीं पर अपने वीडियोस को, अपनी बातों को, अपनी चर्चा को ख़त्म करते हैं। और आप मारवी हेडमा के लिए, आदिवासी समाज के लिए क्या सोचते हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और जाते जाते मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, मेरी कोशिश है कि ये हालात, ये परिस्थितियाँ बदलनी चाहिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अपना ख्याल रखो, ध्यान रखो। मिलता हूँ आपको ऐसे ही किसी अगले नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।